हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉर्सेट की सीरीज़ में हम लोग गुलेनबेरी सिंड्रोम पढ़े थे। हमने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम इस वीडियो में गुलेनबेरी सिंड्रोम का डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कंप्लीट करेंगे और साथ में उसका मैनेजमेंट भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि गुलेनबेरी सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उसकी माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो गुलेनबेरी सिंड्रोम में हम क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। क्योंकि गुलेनबेरी सिंड्रोम वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो हम इसमें पास्ट में कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। जैसे हम क्या देखेंगे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं था या गैस्ट्रोएंटाइटिस की हिस्ट्री तो नहीं थी पेशेंट की। और साथ में हम क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे? साइन एंड सिम्टम, जैसे असेंडिंग वीकनेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। हम इसमें CSF एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब पेशेंट को गुलेनबेरी सिंड्रोम होता है तो उसका जो CSF में प्रेजेंट प्रोटीन होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 700 mg/dl तक हो जाता है। हम इसमें EEG भी कर सकते हैं। EEG क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ये क्या करता है? ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉर्ड करता है। इसकी रीडिंग भी क्या आएगी? एबनॉर्मल। और हम क्या कर सकते हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जैसे मैंने बताया था साइन एंड सिम्टम में कि गुलेनबेरी सिंड्रोम में रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मसल है वो भी धीरे धीरे वीक हो जाएगी, तो इसकी वजह से वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि गुलेनबेरी सिंड्रोम में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। जो गुलेनबेरी सिंड्रोम का कॉज तो अननोन है, इसलिए जो हमारा मेन फोकस होगा वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे होगा। केयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम इंक्लूडिंग पेन मैनेजमेंट। जो हमारा केयर का मेन मोटिव होगा वो क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम। जो सिम्टम आ रहे हैं इसकी वजह से उनको ट्रीट करना, और साथ में जो पेन मैनेजमेंट है, जो GBS की वजह से पेन हो रहा है तो उसको मैनेज करना। मॉनिटर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक स्टेटस केयरफुली। अब जैसे मैंने सिम्टम में बताया था कि इसमें जो रेस्पिरेटरी और कार्डियक मसल धीरे धीरे वीक हो जाएंगी, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, साथ में कार्डियक डिसअरिथमियाज भी होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? रेस्पिरेटरी और कार्डियक स्टेटस को केयरफुली असेस करना है। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। पेशेंट की बॉडी गुलेनबेरी सिंड्रोम की वजह से वीक हो रही है तो वो चल फिर नहीं पाएगा, इमोबाइल हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे हमें उन्हें भी प्रिवेंट करना है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? क्लॉट हो सकते हैं। अब वो क्लॉट मूव करके कहाँ जा सकते हैं? हार्ट में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, तो फर्दर और कॉम्प्लिकेशन कॉज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एंटीकोगुलेंट थेरेपी। एंटीकोगुलेंट में हम क्या यूज़ करेंगे? लो मोलिकुलर वेट हेपारिन यूज़ करेंगे। ये ब्लड थिन करेगा और क्लॉट नहीं होने देगा। साथ में हम एंटी थ्रोम्बोटिक स्टॉकिंग्स यूज़ करेंगे। ये एक प्रेशर जनरेट करता है और क्लॉट नहीं होने देता। और हम DBT पंप भी यूज़ करेंगे। ये भी क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा और जो ब्लड है उसको एक जगह इकट्ठा नहीं होने देगा, मूव कराता रहेगा, जिसकी वजह से क्लॉट नहीं हो पाएंगे। जो अगला मैनेजमेंट है वो है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है? प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। इसमें हम क्या करेंगे? प्लाज्मा को एक्सचेंज करेंगे। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिमूविंग ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द बॉडी। इस मेथड में हम क्या करते हैं? ब्लड प्लाज्मा को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कैसे? बाय विड्रॉइंग ब्लड को बाहर निकाल के। सेपरेटिंग इट इनटू प्लाज्मा एंड सेल। हम क्या करते हैं? जो ब्लड हमने बॉडी से बाहर निकाला है उसका जो प्लाज्मा और सेल, दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, उसको सेपरेट करते हैं। एंड ट्रांसफ्यूजिंग द सेल बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और जो ब्लड का सेल वाला पार्ट है उसे हम वापस पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर देंगे। अब जो रिमेनिंग प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कॉज कर रहे हैं? गुलेनबेरी सिंड्रोम कॉज कर रहे हैं। कैसे? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करके। तो हम इस केस में क्या करेंगे? हम उस एंटीबॉडीज़ को रिमूव कर देंगे, प्लाज्मा को रिमूव कर देंगे, तो साथ में उसके एंटीबॉडीज़ भी रिमूव हो जाएंगी। इट इज़ परफॉर्म्ड स्पेशली टू रिमूव एंटीबॉडीज़ इन ट्रीटिंग ऑटोइम्यून कंडीशन। जो ये प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस है ये क्यों होती है? हम इसमें एंटीबॉडीज़ रिमूव करते हैं क्या? ट्रीट करने के लिए, कोई भी ऑटोइम्यून कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम प्लाज्मा फेरेसिस का यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है वो है IV इम्यूनोग्लोबुलिन। ये थेरेपी ऑफ चॉइस होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एंटीबॉडी टेकन फ्रॉम ब्लड ऑफ मैनी हेल्दी डोनर्स। इसमें क्या करते हैं? बहुत सारे हेल्दी डोनर्स की बॉडी में से एंटीबॉडीज़ को हम निकालेंगे और रिप्लेस करेंगे। जो गुलेनबेरी सिंड्रोम वाला पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। हम इसमें शॉर्ट एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं।
ये ऐसी ड्रग होती है जो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगी, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगी, क्योंकि गुलेनबेरी सिंड्रोम की वजह से कार्डियक डिसअरिथमियाज हो रहे हैं, उसकी वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में इफेक्ट होगा। तो इसलिए हम शॉर्ट एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर ड्रग दे सकते हैं। साथ में हम क्या देंगे, आईवी फ्लूइड टू ट्रीट हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की अगर कंडीशन हो गई तो हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड से दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम गुलेनबेरी सिंड्रोम वाले पेशेंट को क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, द मेजर कंसर्न इन गुलेनबेरी सिंड्रोम इज़ डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो इसके साइन एंड सिम्टम है कि जो जीबीएस वाला पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, क्योंकि उसकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। इसलिए हमें क्या करना है, उसकी ब्रीदिंग चेक करते रहनी है। कैसे, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली, उसका रेस्पिरेशन बार बार हमें असेस करना है। मेंटेन रेस्पिरेटरी फंक्शन, और साथ में क्या करना है, उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन भी मेंटेन करके रखना है। रेस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि यही पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर रेस्पिरेशन ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी और ये बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसे सेमी फॉलो पोजीशन या हाई फॉलो पोजीशन देंगे। साथ में हम क्या दे सकते हैं, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी दे सकते हैं। और हमें पेशेंट की बेड साइड हमेशा मैकेनिकल वेंटिलेटर रखना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और कभी भी मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत पेशेंट को पड़ सकती है। तो एग्ज़ाम में अगर जीबीएस का कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है तो हमें रेस्पिरेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। जिस ऑप्शन में रेस्पिरेशन होगा तो हमें उसे टिक करना होगा। जो नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट है वो है इंक्रीज फिजिकल मोबिलिटी। गुलेनबेरी सिंड्रोम में पेशेंट वीक है, इमोबाइल है, इसलिए हमें उसकी फिजिकल मोबिलिटी भी इंक्रीज करनी है। और हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस। हमें पेशेंट का अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है। साथ में हमें इम्प्रूव कम्युनिकेशन, क्योंकि पेशेंट डरा हुआ है कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पैरालाइज हो रहा है, उसकी बॉडी वीक होती रह रही है, इसलिए हमें उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होगा। तो ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।